है कि मांग फलन वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों के बीच में हेलो, आपके अपने सर इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वैश्विक अर्थशास्त्र में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे कि मांग फलन क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है और जो मांग के निर्धारक हैं वो मांग फलन में कितना महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मांग फलन वस्तु की मांग, मांग तालिका, मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिटेल में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और अगर आपने उनको नहीं देखा है, उन टॉपिक को नहीं समझा है, तो उन सभी टॉपिक के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। पहले आप उनको जरूर देखें, ताकि जैसे जैसे हम चैप्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो ये टॉपिक है वो आपको क्लियर होते रहे, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपस में कड़ी से कड़ी जुड़े हुए हैं, चेन से चेन जुड़े हुए हैं। अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखें और उनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं मांग फलन। फलन वर्ड जो आ रहा है, सबसे पहले उसको समझना होगा। फलन क्या होता है? फलन किसी भी दो चरों के मध्य में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, फलनात्मक अथवा क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यदि अगर हम फलन को समझें तो कुछ इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। फलन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर दो चर ले रहे हैं, x और y। x और y दो चर हम ले यहाँ पर, तो इस स्थिति में यदि हम उसको फलनात्मक संबंध के रूप में व्यक्त करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x जो है वो y का फलन है, या फिर y चर जो है वो x का फलन है। इस प्रकार से हम उसको व्यक्त करते हैं। मतलब फलन में किन्हीं भी दो चरों के मध्य में फलनात्मक संबंध को व्यक्त किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं x और y एंड x, यहाँ पर दो चर हैं, तो दो चरों के मध्य में हम संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से फलनात्मक संबंध को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि हमने x y का फलन है इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब x की जो कोई भी वैल्यू होगी, जो कोई भी मान आएगा, वो y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। y की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी। ठीक है, और यदि हमने y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा है, इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। x की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर y की वैल्यू डिसाइड होगी, निर्धारित होगी। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि फलन में दो चरों को तो व्यक्त किया जाता है, तो इन दोनों ही चरों में जो दायां भाग जो होता है, दाएं तरफ के चर जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, अपने पेपर या बोर्ड हम लेते हैं तो अपना जो दायां होता है वही यहाँ पर राइट हैंड होगा, और अपना जो बायां होगा लेफ्ट होगा, इधर ही हम इसको लेफ्ट शो करेंगे। मगर जनरली अगर मैं आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हूं, तो अगर मेरा ये दायां हाथ है, दायां भाग है, तो आपका इस साइड वाला होगा। ठीक है, और अगर ये मेरा बायां है तो आपका इस साइड वाला होगा। परंतु पेपर या अगर बोर्ड पर हम बात करें तो इस प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं। हमारा जिस तरफ दायां होगा वो दायां होगा, राइट होगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट हैंड पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस प्रकार से आपने देख लिया कि फलन जो है दो भागों, दो चरों के मध्य में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अब फलन में हमने अभी देखा कि y के कारण x में परिवर्तन आ रहा है, x के कारण y में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात जो चर दाएं भाग में होते हैं वो कहलाते हैं परिवर्तित चर। ठीक है, वो परिवर्तित चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। इनमें अगर परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव इन वाले चरों पर आता है, तो ये कहलाते हैं आश्रित चर। क्यों? क्योंकि इनका मान इन चरों के मान पर आश्रित है। तो यदि यहाँ पर y में परिवर्तन होगा तो x में परिवर्तन आएगा, x में परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से फलन जो होता है दो चरों के मध्य में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। और मैंने भी आपको बताया, इसका जो दायां भाग होता है, दाएं तरफ जो चर होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र चर, बाएं तरफ जो चर होते हैं वो कहलाते हैं आश्रित चर। अब हम मांग फलन को देखते हैं। मांग फलन क्या होता है? मांग फलन वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारकों के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यहां पर भी दो चर आ गए, वस्तु की मांग एक और दूसरा उसको प्रभावित करने वाले, उसको निर्धारित करने वाले उसके निर्धारित तत्व।
जो भी उसके निर्धारक हैं उनको हम लेते हैं। तो एक तरफ वस्तु की मांग, एक तरफ उसके निर्धारकों को लेते हैं। यहाँ पर दो चर हो गए हैं, इसलिए हमें उसको मांग फलन कहते हैं। क्लियर? जैसा कि आप देख रहे हैं परिभाषा में यहाँ पर मांग फलन वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों में क्रियात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, क्रियात्मक या फिर फलनात्मक संबंध को बताता है, यानी क्या क्रिया हो रही है, क्या फल मिल रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, उसको यहाँ पर हम मांग फलन कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दो चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर। तो मांग फलन में स्वतंत्र चर कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर आपका मांग फलन का गणितीय रूप दिया गया है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है, ये बता रहा है कि dx मतलब x वस्तु की मांग फलन है किसका? px, x वस्तु की कीमत, p1, p2, p3, pn, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं pr, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, फिर उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के स्वाद तथा पसंद, भावी कीमत संभावना क्या लगा रहा है, जनसंख्या का आकार क्या है, और समाज में आय का वितरण कैसा है। ये सभी जो होते हैं ये सभी मांग के निर्धारक कहलाते हैं। इन सभी निर्धारकों को हम यहाँ पर दाएं भाग में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में परिवर्तन होता है, इसके कारण उसका प्रभाव हमें वस्तु की मांग पर देखने को मिलता है। इसलिए मांग फलन में हम वस्तु की मांग और उसके निर्धारकों के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करते हैं। तो मांग फलन क्या हो गया? मांग फलन वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों के मध्य में फलनात्मक अथवा क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी इसके ये वाला चर हो गए, ये स्वतंत्र चर है, ये सभी मांग के निर्धारक हैं, और यह आश्रित चर x वस्तु की मांग इन सभी निर्धारकों पर निर्भर करती है। ये सभी निर्धारक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके सामने, देखें आप, ये सभी क्या है? मांग के निर्धारक है। px वस्तु की कीमत है, यानी x वस्तु की कीमत जो है वो px कहलाती है। फिर उसके बाद p1, p2, p3, pn, n-1 या फिर कंबाइंड सबको एक साथ रखें तो कहलाएगा pr, प्राइस रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की पसंद तथा स्वाद, e भावी संभावनाएं कीमत से संबंधित, यानी x वस्तु जो हम यहाँ पर ले रहे हैं उसकी मांग को ले रहे हैं, तो x वस्तु की भविष्य में कीमत से संबंधित संभावनाएं क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिर जनसंख्या का आकार n हो गया और y यहाँ पर आय का वितरण। तो इन सभी निर्धारकों को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक एक समझेंगे कि ये सभी निर्धारक px वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, स्वाद, पसंद, ये सभी जो है किस प्रकार से वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये विभिन्न निर्धारक किस प्रकार से वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है और बाजार मांग फलन क्या होता है। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत और मांग में सामान्यतः विपरीत संबंध होता है। हम देखते हैं सामान्य स्थिति में बाजार में जब कभी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो पर्टिकुलर उस प्रकार की वस्तु की, उस ब्रांड की वस्तु की मांग बाजार में कम हो जाती है। ये होता है ना, जैसे कि मार्कर है, ये मार्कर मैं यूज करता हूं या फिर कोई भी यूज करता है, पर्टिकुलर इस ब्रांड के मार्कर की अगर प्राइस बढ़ जाए मार्केट में तो मैं दूसरे मार्कर की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। या फिर हम एक कंज्यूमर को ले जो दूध का उपभोग करता है, दूध की कीमत बढ़ जाती है तो जहां घर में पहले 5 लीटर दूध आ रहा था अब हो सकता है 4 लीटर दूध ही आए, जहां पहले 2 लीटर दूध आ रहा था वहां अब 1 लीटर दूध ही आए। तो इस दिन क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में सामान्यतः मानव प्रवृत्ति यही होती है कि वह बाजार में वस्तु की मांग को कम करता है। आप और हम बाजार में इसी प्रकार से प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप भी जब देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमतें घटती है तो आप उसकी मांग बढ़ा देते हैं, जब वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उसकी मांग को घटा देते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में dx मतलब x वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर? अथवा जब x वस्तु की कीमत बाजार में घटती है तो उसके कारण x वस्तु की मांग बाजार में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर px जो है dx को x वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। क्लियर? अब हम देखते हैं संबंधित वस्तुओं को pr। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, और संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है जो लास्ट वीडियो में देखा था। कौन कौन सी? एक तो स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं।
दो प्रकार की समुद्री वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम समुद्री वस्तुओं की कीमतों को लेकर उस संदर्भ में दो भाग देखने होंगे। एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं और एक होती है पूरक वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है, जैसे कि हमने देखा था चाय तथा कॉफी। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो मैंने पहले बोला था आपको कि मैं उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप उनको जरूर देखें। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं हैं वो दो प्रकार से बताती हैं कि जैसे कि हम कॉफी की कीमत और चाय की मांग को लें, यानी जब कॉफी की कीमत बढ़ती है तो उस स्थिति में चाय की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जो कॉफी का उपभोग कर रहे थे वो अब देखते हैं कि कॉफी अब महंगी है, उसके बजाय उसकी स्थानापन्न वस्तु चाय की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जब इसके विपरीत जब कॉफी की कीमत घटती है तो उस स्थिति में चाय की जो मांग है वो भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता चाय का उपभोग कर रहे थे वो अब कॉफी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब कॉफी कुछ सस्ती है, इसलिए कॉफी का उपभोग वो शुरू कर देते हैं। ये तो हो गए स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी भी आवश्यकता को या किसी भी मांग को संयुक्त रूप से पूर्ण करते हैं, जैसे कि पेन और उसकी इंक। ठीक है, पेन है, इंक नहीं है तो पेन का यूज नहीं हो पाएगा। पेट्रोल और कार है पर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो इस स्थिति में भी जो प्रयोग करना आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, कार का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हम पेट्रोल की प्राइस और कार की मांग को लेते हैं। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, पेट्रोल पर चलने वाली कारों की जो मांग है वो बाजार में कम हो जाती है, उपभोक्ता डीजल कारों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब पेट्रोल की प्राइसें जो कीमतें हैं वो बाजार में कम हो जाती है तो उस स्थिति में जो कार की मांग है, डिमांड और कार जो वो बढ़ जाती है। ठीक, तो अब हम यहां पर देखें कि यदि स्थानापन्न वस्तु है, अगर यहां पर ये जो आर है मतलब समुद्री वस्तु की कीमत जो है, यदि वो कॉफी है तो ये चाय है, यानी इसका मतलब यहां पर एक्स चाय है तो कॉफी की कीमत उसको भाग करेगी। इस प्रकार से वो हमने देखा कि जब कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफी की कीमत घटेगी तो चाय की मांग भी घटेगी। और यदि यहां पर एक्स जो है वो कार है तो पेट्रोल की कीमत इसको प्रभावित करेगी। समुद्री वस्तु की कीमत लेना है अपन को यहाँ पर, तो यदि यहाँ पर ये कार है तो पेट्रोल की कीमत उसको प्रभावित करेगी, अगर ये टी है, चाय है, तो यहाँ पर कॉफी की कीमत उसको प्रभावित करेगी। क्लियर? और यहाँ पर यदि अगर वो कार है तो पेट्रोल की कीमत इसको इस प्रकार से प्रभावित करेगी। ठीक, अब हम लेते हैं उपभोक्ता की आय को। उपभोक्ता की आय से संबंधित हम देखते हैं, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो कुछ ऐसी वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है बाजार में, तो उसे हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग बाजार में कम हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं घटिया अथवा निम्न स्तरीय वस्तुएं, जैसे कि ज्वार बाजरा, बीड़ी, मोटे कपड़े, प्लास्टिक के चप्पले, बेल्ट, ये सब हो गए, ये सभी घटिया अथवा निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आय से संबंधित हमें देखना है कि यदि यहां पर हम ये माने कि उपभोक्ता की आय और इसको हम लेते हैं, हमने यहां पर दो भाग समझे हैं। उपभोक्ता की आय से संबंधित दो प्रकार की वस्तु होती हैं। एक तो वस्तु होती है सामान्य वस्तु और एक होती है घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु की स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी जो होती है डीएक्स, वस्तु की जो मांग है वो भी यहां पर बढ़ेगी। और यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो डीएक्स एक्स वस्तु की मांग भी कमी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर दूध ले लें, एक्स वस्तु जो है वो दूध हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, मोबाइल हो गए, तो इसमें क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ऐसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, जब उपभोक्ता की आय घटती है तो ऐसी वस्तु की मांग भी बाजार में कम होती है। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में हम देखें तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की जो मांग होती है वो बाजार में घट जाती है, यानी आय बढ़ने पर ऐसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। और यदि जब आय में कमी होती है तो ऐसी वस्तु की मांग बाजार में बढ़ जाती है, जैसे कि ज्वार बाजरा, मोटे कपड़े, बीड़ी इत्यादि, ये सब इसमें आ जाते हैं। ज्वार बाजरा
यानी जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ज्वार बाजरा का उपभोग कम करके या उसको छोड़कर गेहूं चावल जो अच्छे अनाज है उसकी तरफ वो ट्रांसफर हो जाता है। और जब आय में कमी होती है तो वो जो पहले अनाज उपभोग कर रहा था, गेहूं है चावल है, उनका उपभोग अब नहीं कर पाता है और इस स्थिति में वो उनकी मांग जो है कम करके ज्वार बाजरा ऐसी वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है। तो अब हम यहां पर लेते हैं कि यदि ये x जो है वो सामान्य वस्तु है तो y के साथ धनात्मक रूप से प्रभावित होगी। यानी अगर ये फल है सब्जियां हैं तो आय बढ़ने पर x वस्तु की मांग भी बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि फल सब्जियां हैं। और अगर x यहाँ पर घटिया वस्तुएं हैं तो इस प्रकार का संबंध हमें देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर यदि ये अगर ज्वार बाजरा है तो स्थिति में आय बढ़ने पर ज्वार बाजरा की मांग कम हो जाएगी, आय घटने पर ज्वार बाजरा की मांग जो है वो बाजार में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आय जो है वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अब हम लेते हैं अगला टी, उपभोक्ता के स्वाद तथा पसंद। टेस्ट, अगर टेस्ट फेवरेबल हो जाए, अच्छा हो जाए, पहले से बहुत बढ़िया हो जाए तो जाहिर है ऐसी वस्तु की मांग भी बाजार में बढ़ जाती है। यानी पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड की तरफ, एक ब्रांड का जो मोबाइल है, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल की अगर लोगों की पसंद उसके प्रति बढ़ जाए तो कीमत के स्थिर रहते हुए, अगर वो 10,000 का मोबाइल है तो इसके स्थिर रहते हुए उसकी मांग बाजार बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों की पसंद जो है, प्रेफरेंस जो है उसकी तरफ बढ़ गया है। सामान्य वस्तु नाश्ता ले लो, कचौरी ले लो, यहां पर हम देखते हैं कि जब पर्टिकुलर कोई एक नाश्ता वाला है, वो नाश्ता वाला क्या करता है कि अपनी जो कचौरी बेच रहा है उसका स्वाद इतना अच्छा है कि उसकी भीड़ बहुत बढ़ती है। अगर वो 8 रुपए से 9 रुपए कर देता है तो भी भीड़ वही रहेगी और बढ़ जाएगी, 10 रुपए कर देता है तो भी भीड़ वही रहेगी। यानी उसकी कीमत उसको प्रभावित नहीं कर रही है। कौन प्रभावित कर रहा है? उसका टेस्ट। तो उपभोक्ता का स्वाद तथा पसंद भी मांग को प्रभावित करता है। यदि स्वाद तथा पसंद प्रतिकूल हो जाए, घट जाए, कम हो जाए तो उस स्थिति में उस वस्तु की मांग भी बाजार में कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से टेस्ट जो है इसको यहाँ पर हमें प्रभावित करता है, देखने को मिलता है। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस, मतलब ई, भावी कीमत संभावना। भावी संभावनाएं क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। कीमत से संबंधित भावी संभावनाएं उपभोक्ता क्या लगा रहा है वो भी हमें देखना है। हम पेट्रोल की कीमतों को ले लें, यदि ऐसी घोषणा हो जाए कि आज शाम से या फिर रात 12 बजे के बाद पेट्रोल 88 रुपए के बजाय 95 रुपए पर लीटर बिकेगा, तो अभी से दिन भर से पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाएगी। कीमत तो वही अभी 88 रुपए, तो भी मांग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता ये संभावना लगा रहे हैं कि कल से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ जाएगी और सस्ते में उन्हें नुकसान होगा। उससे बचने के लिए आज ही उसी कीमत पर मांग को बढ़ा देते हैं। तो कुछ न कुछ कीमत संभावनाएं भी यहाँ पर मांग को प्रभावित करती। और यदि ऐसा लगने लगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो उसकी कीमतें बहुत घट गई हैं और ऐसा लग रहा है कि कल से अपने देश में भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो जाएगी, तो जो उपभोक्ता पेट्रोल आज भरवा रहे थे वो उसको सब्सिट्यूट करते हैं कल पर, परसों पर, आज नहीं कल भरवाएंगे, कुछ फायदा होगा। तो कीमत तो वही थी पर तो भी मांग कम हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने कीमत संबंधित भावी संभावना यह लगाई कि इसकी कीमत बाजार में घटने वाली है, तो आज 8% में उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा होता है, पर्टिकुलर किसी शेयर को हम ले लें, किसी कंपनी का शेयर, उसकी कीमत अगर बढ़ने की संभावना हो तो आज उसकी मांग बढ़ जाती है। और अगर किसी शेयर की कीमत घटने वाली हो पिछले आगे आने वाले कुछ समय में, तो आज उसकी कीमत, उसी कीमत पर उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कीमत घटने वाली है तो उस स्थिति में, अगर कीमत घटने वाली है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आज उस शेयर की मांग को बढ़ा देंगे, उसको खरीद लेंगे ज्यादा, ताकि भविष्य में उसको ऊंची कीमतों पर बेचेंगे तो उसको कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो भावी कीमत संभावनाएं भी जो है वो यहाँ पर वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, इसका निर्धारक है। उसके बाद आता है जनसंख्या का आकार, मतलब उपभोक्ताओं की संख्या, यह भी मांग को प्रभावित करता है। अगर X मोबाइल है तो जाहिर है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मोबाइल की मांग तो बाजार में बढ़ती रहेगी, चाहे आय वही हो, चाहे कीमतें वही हो, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मोबाइल सब कुछ है। आज मोबाइल बहुत आवश्यक वस्तु हो गया। दूध, फल, सब्जियां, घर, बाइक, स्कूटर, स्कूटियां, वाहन, स्कूल बैग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति इनका उपभोग करता है। ठीक है, तो जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करता है। फिर आता है आय का वितरण।
आय का वितरण जो होता है वह भी समाज में मांग को प्रभावित करता है। आय का वितरण किस प्रकार प्रभावित करता है? यदि बाजार में आय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी के पास आय जा रही है, तो सभी लोग हर प्रकार की वस्तु की मांग करेंगे, सभी लोग मोबाइल की मांग करेंगे, सभी लोग घर की मांग करेंगे, सभी लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की मांग करेंगे, तो सब प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ेगी। यदि हम यहाँ पर इसको वही मोबाइल या इसको घर की मांग को ले लें, तो स्थिति में यदि आय का वितरण समान है तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। और आय का वितरण असमान है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब बने हुए हैं, आय का वितरण सही तरीके से नहीं जा रहा है, तो गरीबों के पास पहले भी मोबाइल नहीं था, पहले भी पैसा नहीं था, अब भी पैसा नहीं है, तो अभी भी मोबाइल की मांग को वो नहीं करेंगे, मांग वह की वही रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ये सभी जो है मांग के निर्धारक हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा और बहुत हो सकते हैं, परंतु ये सभी मुख्य प्रकार से देखते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमने सभी मांग के निर्धारकों को देखा अच्छे से डिटेल में। अब बात आती है कि मांग फलन को कितने भागों में बांटा जाता है, वो हमें यहां पर देखना है। मांग फलन के कितने भाग बांटते हैं? जैसे कि मांग को दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। इसलिए यहां पर मांग फलन भी दो प्रकार का हो जाएगा, व्यक्तिगत मांग फलन और सेकंड बाजार मांग फलन। सिंपल है, व्यक्तिगत मांग फलन में हम उन्हीं तत्वों को लेंगे जो व्यक्तिगत स्तर पर मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एक्स वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, स्वाद तथा पसंद और भावी कीमत संभावना। ये व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करता है वस्तु संबंधित, इसलिए हम व्यक्तिगत मांग फलन से हम इसको दर्शाते हैं। जैसे कि हम आप इसको मिटा के लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। यदि हम व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? dx इज द फंक्शन ऑफ px pr y t e। ये हो जाएगा व्यक्तिगत मांग फलन। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मांग को प्रभावित करने वाले निर्धारकों को लिया है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत मांग फलन। और यदि हमें बाजार मांग फलन लेना है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? पूरा ले लेंगे। जैसे कि dx x वस्तु की जो मांग है वो किसका फलन है? x वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, स्वाद तथा पसंद, भावी कीमत संभावनाएं, उपभोक्ता की जनसंख्या का आकार, उपभोक्ता की संख्या और समाज में आय का वितरण। तो ये कहलाएगा यहाँ पर आपके व्यक्तिगत मांग फलन और ये कहलाएगा आपके बाजार मांग फलन। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको संकेत देते हैं कि मांग की अवधारणा क्या है। मांग की अवधारणा में संबंधित जो मांग का फलन हम यहाँ पर देखें कि मांग फलन वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों के बीच में फलनात्मक अथवा क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करता है, जिसको हमने यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा देखा। dx is the function of px pr y t e and yt। क्लियर? फिर ये सभी क्या है? मांग के निर्धारक है। उन सभी निर्धारकों को हमने यहाँ पर समझा कि मांग के निर्धारक जो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद का स्वाद, भावी संभावनाएं, जनसंख्या का, आय का वितरण, ये किस प्रकार से एक उपभोक्ता की वस्तु संबंधित मांग को प्रभावित करते हैं, वो हमने सब समझा। फिर उसके बाद देखा है हमने कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, बाजार मांग फलन क्या होता है। क्लियर? आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, मांग की अवधारणा के अगले जो भी कॉन्सेप्ट उसके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।